दोस्तों नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गृह क्लेश क्यों होते हैं और उस वीडियो में ये भी बताया था कि गृह क्लेश से बचने के लिए पतियों के क्या कर्तव्य होते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि गृह क्लेश से बचने के लिए स्त्रियों को क्या कर्तव्य हैं। स्त्री जो शादीशुदा है या जो स्त्रियां जिनकी शादी होनी है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं कुछ बातें बोलूँगा, हो सकता है शायद किसी स्त्री को अच्छी ना लगे, लेकिन वह एक सच्चाई है जो आपको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई उसी प्रकार से है जैसे यदि बिल्ली के सामने कबूतर आ जाए और कबूतर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए, ये सोचे कि खतरा टल गया, तो उसका ये सोचना गलत होता है, खतरा वहीं रहता है। इसलिए सच्चाई ये है कि बिल्ली सामने खड़ी है, खतरा आपके सामने है, तो आपको अपने बचाव करने चाहिए। इसलिए इसी प्रकार जो सच्चाई है, हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, हिंदू संस्कृति की जो सच्चाई है, वह सच्चाई सबको माननी पड़ेगी, तभी बचाव हो सकता है। इस वीडियो में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सामाजिक तौर पर अपनानी ज़रूरी है। अक्सर वीडियो में मैंने देखा है कि वकील भाई कानून की बातें करते हैं जो अक्सर लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि आम पब्लिक को कानून की धाराओं से मतलब नहीं होता, बल्कि उनको अपनी समस्याएं सुलझाने से मतलब होता है कि उनकी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि समस्याएं होती क्यों हैं और उनको सुलझाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। अक्सर देखा गया है कि शादीशुदा स्त्रियां जब उनके घर में गृह क्लेश होता है, पति के साथ या सास ससुर के साथ, अपने ससुराल में मतभेद हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो उनका कारण क्या है? उन कारणों को कोई ढूंढने की कोशिश नहीं करता। ना तो वह स्त्री कोशिश करती है ढूंढने की और ना ही वो पति ढूंढने की कोशिश करता है। पहला उपाय इसका ये है कि यदि दोनों में से एक भी पार्टी अपने किए गए झगड़े या अपने पास अपने साथ हुए झगड़े के कारणों को ढूंढे और उन पर विचार करे, तो शायद झगड़े वहीं ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जब सोचेंगे कि गलती किसकी है और आप अपनी ईगो ख़त्म कर देंगे, तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। अक्सर ये देखा जाता है आजकल के दौर में कि कानून की एक धारा है 498 IPC, जिसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग होता है। जो नई नई स्त्रियां होती हैं, जिनकी शादी नई नई होती हैं, ये भी देखा गया है कि शादी होने के कुछ दिन बाद ही घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, ससुराल में झगड़े शुरू हो जाते हैं। झगड़े की वजह कुछ भी होती है, लेकिन जब बात बढ़ जाती है और कानून तक आती है, अदालत तक, कचहरी तक आती है, तो दोष सिर्फ एक ही कहा जाता है कि मुझसे दहेज मांगा गया, मुझे मारा पीटा गया। ये जो इस तरह के जो आरोप होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये आरोप 100% गलत होते हैं, लेकिन ये आरोप 100% या 100% सही भी नहीं होते। अक्सर अगर मैं कहूँ 100 केस हों, तो 100 केस में 80 केस ये देखे जाते हैं जिनमें आरोप निराधार होते हैं, यानी उनकी कहानी कुछ और होती है, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि दहेज का या मारपीट का, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले शादीशुदा स्त्रियों को अपनी ईगो छोड़ दो, यानी मुकाबला छोड़ दो आप कि पति से ऊपर होकर रहना है या ससुराल वालों से ऊपर होकर रहना है या उनसे जीतना है। ये धारणा छोड़ दो। जिस दिन आप ये धारणा छोड़ देंगे, आपके गृह क्लेश सारे खत्म हो जाएंगे। मालूम है कि जब शादी होती है, आपकी शादी या तो हिंदू रीति रिवाज से हुई होगी या किसी और प्रथा के साथ हुई होगी, चाहे मुस्लिम प्रथा के साथ हुई हो। दोनों ही प्रथाओं में एक सत्य है। वो सत्य क्या है कि अगर हम हिंदू रीति रिवाज की बात करते हैं, तो आपको एक बात माननी पड़ेगी, या तो हिंदू रीति रिवाज को मानो, क्योंकि आप हिंदू रीति रिवाज से शादी करके आए हैं,
या हिंदू रीति रिवाज को मत मानो, तो फिर आपको हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की ज़रूरत नहीं थी। यदि आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है तो आपको मालूम है कि आपके पिता ने आपको दान दिया है, यानी कन्यादान, कन्या का दान। समझिए इस चीज़ को, इस शब्द को गहराई से समझिए। जिस पिता ने, जिस परिवार ने अपनी कन्या का दान दे दिया, उस कन्या को अब क्या चाहिए? क्या वो दिया हुआ दान अपने पिता को वापस कर दे, झगड़े करके, तलाक लेके, या अपने पिता की, अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको ये समझनी होगी। हिंदू रीति रिवाज में हमेशा कन्या का दान दिया जाता है। कन्या कोई खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं है, ना ही पैसे का हिसाब किताब किया जाता है वहाँ पर। मगर जब झगड़े होते हैं घर में, तो कन्या जिसकी शादी हुई होती है अदालत तक कहानी ले जाती है, वहाँ फिर हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं कि शादी का इतना खर्चा, मेरा इतना खर्चा। कितनी गलत बात है ये। यानी दिए हुए दान को आप हिसाब से वापस मांग रहे हैं। ये आप पर नहीं बल्कि आपके परिवार पर कलंक लगता है। इसलिए अपनी ईगो की वजह से, अपने झगड़े की वजह से अपने परिवार पर कलंक न लगाएं। यदि शादी मुस्लिम रीति रिवाज से भी होती है, तब भी आपको मालूम है कि मुस्लिम रीति रिवाज में भी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यानी वहाँ पर भी निकाह होता है, और निकाह में 3 बार बोला जाता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। यानी आप जिस चीज़ को अच्छी तरह से कबूल करके आते हैं, उसे आप बाद में कैसे नकार सकते हैं, कैसे वापस कर सकते हैं? जब शादी होती है, शादी होने से पहले माता पिता अच्छी तरह देखभाल करके, सोच समझ के तभी रिश्ता करते हैं। इसके बाद फिर आगे बात बढ़ाई जाती है, तभी शादी होती है। और उस माता पिता के द्वारा लिए गए निर्णय को आप एक पल में ख़राब कर देते हैं। यानी उन पर वापस तलाक लेकर के उनके पास जाना, ये बहुत बड़ा बोझ, आपसे ज़्यादा बड़ा बोझ आपके माता पिता पर के कंधे पर होता है। उनके दिल पर क्या बीतती है, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में। इसलिए यदि ये ख्याल आए कभी, तो दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि यदि घर में झगड़े हों तो तलाक की बात बिल्कुल भी कतई मन में नहीं लानी। झगड़े सबके होते हैं। घर में जहाँ 5 बर्तन होते हैं, साथ में भिड़ते भी हैं, आवाज़ें भी आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बर्तनों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए। बर्तन वही रहते हैं, उनको साफ़ सुथरा करके फिर से रखा जाता है, फिर से सजाया जाता है। इसलिए ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जहाँ झगड़े होते रहते हैं। छोटे छोटे झगड़े होने भी चाहिए, प्यार बढ़ता है, लेकिन वह झगड़े विकराल रूप नहीं धारण करना चाहिए। झगड़े कब होते हैं? जब आपके मतभेद होते हैं। मतभेद, देखिए, मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद रखिए, आपकी एजुकेशन आपको सोचने पर विचार करती है, आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। जो आपके अंदर जितनी भी बुद्धि दी है परमात्मा ने, उस बुद्धि से आप सोचते हैं। हो सकता है आपकी बुद्धि आपके पति से ज़्यादा हो, आपके परिवार वालों से ज़्यादा हो, तो उनकी सहायता कीजिए उस बुद्धि से। यदि आपकी बुद्धि उनसे कम है तो उनकी मानिए। दोनों ही सूरतों में झगड़ा करने के लायक नहीं होते। इसलिए कभी भी जब झगड़ा हो, उसका सबसे बड़ा एक निदान करने का तरीका ये है कि रात को सोचिए अकेले में सोते वक्त कि झगड़ा क्यों हुआ था, क्या वजह थी, क्या वो वजह दूर हो सकती थी, या उस वजह को आप नहीं ज़्यादा उकसाते तो क्या झगड़ा बच सकता था। ये 2-3 बातें अगर सोचेंगे तो भी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा अक्सर क्यों होता है? क्योंकि आप पति की अपेक्षा के अनुरूप खरा नहीं उतरती, इसलिए पति की ईगो सामने आ जाती है। या आपने कोई ऐसा कार्य किया जो पति को या ससुराल वालों को पसंद नहीं होता। एक बात सोचिए, जब आप अपने घर से, अपने घर का, अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के घर में आते हैं, तो क्या चीज़ छोड़ के आए पीछे? आपने अपने माता पिता छोड़े, इसके अलावा आपने अपने सारे रिश्तेदार, सभी संबंधी सब छोड़े। नाता नहीं तोड़ा उनसे, सिर्फ छोड़ के आए पीछे। आपने अपनी रीति रिवाज, आपने अपने माता पिता के घर की रीति रिवाजों को छोड़ा है, तो
जब आप अपने ससुराल में आते हैं तो आप अपने ससुराल की रीति रिवाजों को अपनाते हैं। जब आप अपने ससुराल के रीति रिवाजों को नहीं अपनाते तो वहाँ झगड़े होते हैं। इसलिए आपके लिए सबसे पहला ये कर्तव्य है कि ससुराल की रीति रिवाजों को अपनाएं। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि सास ससुर झगड़ा वहीं करते हैं जब उनके अनुरूप उनके घर की रीति रिवाजों को अपनाया नहीं जाता। आप जब अपने परिवार से अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल में आ चुके हैं तो आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज अपनाने चाहिए, ना कि अपने माता पिता के रीति रिवाज। मैं उन स्त्रियों से भी कहूँगा जो आज सास बनी हुई हैं, या उन पुरुषों से कहूँगा जो ससुर बने हुए हैं, उन्हें भी देखना चाहिए कि एक वो लड़की जो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, सबको छोड़ करके आपके भरोसे आपके घर आई है, वो एक अनजान है, आपकी रीति रिवाजों से अनजान है। आपको अपने रीति रिवाज उसे बताने पड़ेंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक वो अपनाएगी नहीं। ये उसी तरह से है जैसे आपने किसी बच्चे को किसी क्लास में दाखिल कर दिया, जब तक उसे आप पढ़ाएंगे नहीं आप उसकी परीक्षा नहीं ले सकते। आप अगर आते ही अपने बहू की परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं तो स्वतः ही वो फेल होगी और फिर झगड़े होंगे। इसलिए अपने परिवार में आई हुई नई दुल्हन को उसकी आते ही परीक्षा ना लीजिए, बल्कि उससे पहले ट्रेन कीजिए। ट्रेन करने के बाद फिर उसकी परीक्षा लीजिए। वो 100% मुझे विश्वास है कि अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होगी। इसलिए जब ऐसा काम करेंगे तो आपको झगड़े बिल्कुल घर में नहीं होंगे। ये ज़िंदगी है, जितनी परमात्मा ने ज़िंदगी दी है उतनी ही होगी। अगर आपकी 100 साल की उम्र है तो वो 100 साल ही निकलेगी, चाहे आप उसे झगड़े करके निकालें, चाहे उसे प्यार से मोहब्बत से निकालें। फैसला आपका अपना है। क्यों? दूसरा एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अक्सर ये देखा गया है कि शादीशुदा स्त्रियां शादी होने के बाद वो अपने कैरियर को ज़्यादा महत्व देती हैं। मैं ये पूछता हूँ कि आपका कैरियर आपके पति के पीछे है या आपकी एजुकेशन के पीछे है? यदि आप अपने पति को संभाल लेते हैं, ससुराल को संभाल लेते हैं, तो आपका कैरियर तो वैसे ही बन जाएगा। अगर आपका पति अच्छा है, कमाऊ है, शांति प्रिय है, तो आपको कमाने की ज़रूरत क्या है? फिर भी आपको कमाने की ज़रूरत है, कैरियर बनाने की ज़रूरत है, शांति से बनाइए। उसे लड़ाई झगड़ा करके कैरियर नहीं बनता, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे घर में तो आपके घर में, आपके दिमाग में शांति रहेगी, आप अपना कैरियर ठीक तरीके से आगे नहीं ले जा सकते। तो इसलिए यदि आपको अपना कैरियर भी बनाना है तो ये आपके लिए अति आवश्यक है कि आप अपने दिमाग में शांति बना के रखें, घर में शांति बना के रखें। आपका कैरियर दिन दोगुना रात चौगुनी प्रगति करेगा। यदि आपके दिमाग में शांति नहीं है तो आपका कैरियर भी बनाना बेकार है। तो इसलिए ये आपकी कोशिश होनी चाहिए कि घर में झगड़े ना हो। दूसरा उपाय क्या है? कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ पति जिनकी आदतें ख़राब होती हैं, कोई दारू पी के आता है, कोई कमाता नहीं है, किसी में कुछ और ऐब है, वो कुछ और चाहता है, पत्नी से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहता है, तो उसका इलाज यही है कि आप अपने आप को घर में चुप रखें, मौन व्रत रख लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पति में कुछ बुराइयां नज़र आती हैं, घर में मारता पीटता है, झगड़ा करता है, अकारण झगड़ा करता है, तो आप मौन व्रत कर लें। कितने दिन मौन व्रत करेंगे और कितने दिन वो देखेगा? एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पति आपके मौन व्रत से परेशान हो जाएगा और वो झुकेगा। समय सबसे बड़ी दवा होती है। समय के साथ चलिए, और समय एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छे घाव भर देती है। इसलिए कभी भी हड़बड़ाहट में आकर, झगड़ा करके, गुस्से में आकर ऐसा कदम ना उठाएं कि परिवार बिखरे या तलाक तक की नौबत आ जाए। कुछ केसों में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद तलाक की बातें आती हैं। आप अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तलाक की बात करते हैं, मगर बच्चों की तरफ नहीं देखते। ज़रा गौर से सोचिए, ध्यान से सोचिए कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यदि आप ऐसा कदम उठाते हैं कि तलाक की नौबत आती है, तो ये तय है कि बच्चों के जीवन पर, उनके मन पर, उनकी बुद्धि पर बहुत ही बुरा असर, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके कारण से। इसलिए ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि बच्चों के मन, बुद्धि पर आपकी वजह से कोई बुरा कार्य या बुरा प्रभाव पड़े। ऐसा कोई कार्य ना करें। आप यदि पढ़ी लिखी हैं तो आप अपनी पढ़ी लिखी हुई समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपना परिचय दीजिए
कि हम पढ़े लिखे हैं। साथ में मैंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां अपने आप को पति के बराबर समझती हैं, उनको दोस्त जैसे समझती हैं। मैं ये कहता हूँ ठीक है, बराबर समझिए, दोस्त समझिए, मगर इससे पहले भी वो आपका पति है। कुछ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पत्नी के कर्तव्य होते हैं, और पत्नी के कर्तव्य ये होते हैं कि वह सबको इज्जत दे, अपने परिवार वालों को, ससुराल वालों को इज्जत दे। इज्जत एक ऐसी चीज़ है जितनी आप देंगे उससे 2 गुना मात्रा में आपको फ्री में मिलेगी। अपने सास ससुर को जब इज्जत देंगे, पति को इज्जत देंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि वो आपको वापस में इज्जत ना दें। इसलिए पति का एक ओहदा है, पत्नी का अपना एक ओहदा है, दोनों का अपना एक स्थान है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पति को पति वाले इज्जत दें, पत्नी को पत्नी वाली इज्जत दें, उसके बाद आपकी दोस्ती, आपका बराबरी का रिश्ता चलता है। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसी स्थिति कभी ना आने दें जिससे कि झगड़े हों या कभी मनमुटाव हो या तलाक तक की बातें आएँ और आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के बाद फिर दोबारा मन मिलना बहुत मुश्किल होता है। आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो को आज आपने गौर से देखा होगा और इसे अपने जीवन में अपनाइए और जीवन की राह पर आगे तरक्की करते जाइए। और आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि उन स्त्रियों के जीवन में जहाँ पर कोई समस्या आई हुई है इस तरह की, उनकी समस्याओं का कुछ हल निकल सके, उनके कुछ मदद हो सके। इस वीडियो को शेयर आप उनकी मदद के लिए ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।